साथियों नमस्कार। मैं अभिषेक फिर से आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम केंद्र राज्य संबंध की चर्चा करें, जिसमें प्रमुख रूप से विधायी संबंध अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी संबंध होते हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। हम उन समस्त अनुच्छेदों को थोड़ा थोड़ा देखेंगे जो इसमें वर्णित है, और साथ ही लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि परीक्षाओं में इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, बीच बीच में भी बताते रहूँगा। तो सबसे पहले इस समझते हैं कि आखिर ये केंद्र राज्य संबंध होता क्या है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान लागू हुई उससे पहले, और जब हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे या हमारे यहाँ जब स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तब भी ये एक विचाराधीन प्रश्न था कि हमारा जो देश बनेगा वो संवैधानिक रूप से किस प्रकार से होगा। क्या अमेरिका की तरह होगा जहां राज्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, या कनाडा की तरह होगा जहां केंद्र सबसे शक्तिशाली है, या अन्य जो संविधान उपलब्ध थे जैसे इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था, जर्मन थे। तो इस तरह का प्रावधान हम लाएं, ऐसा विचार शुरुआत से ही चल रहा था। मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान मांग रहे थे, उनके लिए 2-3 सुविधाओं वाला केंद्र एवं समस्त शक्तियों वाला राज्य चाहिए था, या यूं कहिए कि वड़ंगा डाल रहे थे। इधर अमेरिकियों को कि हम एक है करने के लिए स्वतंत्रता युद्ध लड़ना पड़ा था, या यूं कहिए कि गृह युद्ध लड़ना पड़ा था। ये बात हमारे जो राजनीतिक बुद्धिजीवी थे उनके मन में कौंध रही थी कि यदि हम कुछ विषयों वाले लेकिन स्वतंत्र राज्य रखेंगे तो ऐसा ना हो कि कल जाके हमारे यहाँ भी वही गृह युद्ध शुरू हो जाए। तो इनका झुकाव जो क्या कह सकते हैं संविधान बनाने वाले थे, उनका अधिकतर का झुकाव एक मजबूत केंद्र की ओर था, अर्थात ऐसा जो हो जहाँ केंद्र बहुत मजबूत हो। इस मामले में हमारे यहाँ कनाडा वाले सिस्टम को पकड़ा गया। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते समझते हुए हमारे यहाँ एक ऐसा संघवाद तैयार किया गया जहाँ विशिष्ट शक्तियाँ, या ये कहिए कि अंतिम शक्ति जो है वो केंद्र की ओर झुका हुआ है। अब इसमें देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि फला चीज़ वहाँ से कट किया गया, फला चीज़ वहाँ से पेस्ट किया गया, फला चीज़ वहाँ से किया गया, तो वो एक अलग मैटर है। वो एक अलग मैटर है, आपको उस चीज़ों में नहीं पढ़ना है, सिर्फ ध्यान रखना है कि कौन कौन चीज़ें कहाँ से ली गई। तो हम ये देखेंगे कि इन प्रावधानों क्या क्या वर्णित है, ये प्रावधान कैसे केंद्र को मजबूत करते हैं और कैसे राज्यों को भी अपनी बात कहने और रखने और अपने बात काम को करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा जो केंद्र राज्य संबंध होता है उसको यदि एक ओवरऑल समझा जाए, या एक संक्षेपण प्रक्रिया में समझा जाए, या एक ऐसे क्या कह सकते हैं ऐसी संक्षेप की बातों में समझा जाए, तो इतना ही समझिए कि हमारे यहाँ जब राज्यों की स्थिति ही स्पष्ट नहीं है, हमने भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 जो अनुच्छेद वर्णित हैं उसके पढ़ाया था, या आपने पढ़ा भी होगा, बताया भी है कि हमारे यहाँ राज्यों की जो स्थिति है, संसद कभी भी किसी भी स्थिति से पलट सकती है, यानी कि उनको हटा सकती है, जोड़ सकती है, काट सकती है, छाट सकती है। लेकिन राज्यों को जो अधिकार दिए गए हैं वो तो कट छट नहीं हो सकता। तो लेकिन एक छोटा सा बात ये समझ सकते हैं कि जब राज्यों का अस्तित्व ही संसदीय साधारण विधान के आगे कुछ नहीं है, तो उनके दिए हुए अधिकार फिर कहाँ तक टिकते हैं। लेकिन जब राज्य हैं तो उनको अधिकार दिए गए हैं, और उनके अच्छे खासे अधिकार दिए गए हैं, और उनके अधिकारों पर कुछ संसदीय विधान लाद भी दिए गए हैं, ताकि कोई भी राज्य जो हो वह ज़्यादा इगर दिगर न करे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि संक्षिप्तता हम समझा जाए तो कोई भी राज्य अपने जो उनको अधिकार संसद के द्वारा या संविधान के द्वारा दिए गए हैं उसके अधीन कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, खूब स्वतंत्र है, जैसे मन वैसे कार्य कर सकते हैं। लेकिन वो संसदीय विधान को मानने के लिए भी बाध्य है,
क्योंकि वो संविधान ही उनको अधिकार देता है और संविधान ही उन पर प्रतिबंध लगाता है। तो हमारे यहाँ मिला जुला कर ओवरऑल स्थिति ये है कि संसद सर्वोच्च शक्तिशाली संस्था है अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए, राज्य विधानमंडल अपने क्षेत्र में कानून बनाने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है, परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जहां पे संसद राज्य पर भी कानून थोप सकते हैं, राज्य पर भी कानून लाद दे सकते हैं और राज्यों को उन कानूनों को मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया है संविधान। तो हम उन स्थितियों को भी समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि ये केंद्र राज्य संबंध होता क्या है। तो देखिए, लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था में जब राजनीतिक सिस्टम चलता है तो उसमें कुछ संबंध होते हैं, जिनमें विधायी संबंध है, जिनमें आर्थिक संबंध है और जिनमें प्रशासनिक संबंध है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन तीनों प्रश्नों को अलग अलग रख करके अलग अलग बना दिया। हमने लिख रखा है, देखिए, केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 तक। देखिए, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछेगा भाग 11, ठीक है। भाग 11 में ही है अनुच्छेद 245 से 255 तक वो विधायी संबंध है, 256 से 263 तक भाग 11 में ही है वो प्रशासनिक संबंध है, अर्थात प्रशासन से जो भी संबंध होंगे केंद्र राज्य के बीच में वो 256 से 63, हालांकि यहीं तक नहीं है, कहीं और भी है तो मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा वित्त संबंध है वो भाग 12 में, किसमें है, भाग 12 में, अनुच्छेद 264 से 293 तक, कहीं कहीं आपको 268 से भी मिलेंगे, अलग भी मिलेंगे, लेकिन 264 से 293 तक वित्त संबंध है। अब देखिए, ये जो संबंध है ये सामान्य संबंध है, विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष संबंध हो जाते हैं। तो हम विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय तीनों स्थितियों में उस विशेष स्थिति को समझते चलेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग विधायी संबंध। किस संबंध को, विधायी संबंध को। विधायी संबंध कहां से कहां तक है, 245 से 255 तक। परीक्षाओं में यदि आपसे पूछे कि विधायी संबंध से संबंधित भाग है तो भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255, ध्यान भी रखना है। प्रशासनिक संबंध कहां से कहां तक है, 256 से 263 तक। वित्त संबंध कहां है, 264 से 93 तक, ये दोनों भाग 11 में है, ये भाग 12 में है। तो सबसे पहले समझते हैं अनुच्छेद 245 245। देखिए, 245 जो है वो सीधा सीधा संसद को और फिर विधानमंडल को, अर्थात संसद और विधानमंडल को यह असीम शक्ति देते हैं कि वो अपने अपने दिए गए क्षेत्र पर, अर्थात उनको जो जो कानून के तहत जो जो प्रावधान दिए गए हैं, जहाँ तक उनको शक्ति दी गई है, वहाँ पे वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके कानून बनाने की स्वतंत्रता पर कोई सीमा नहीं है। संसद को पूरे भारत, उसके राज्य क्षेत्र या किसी खास राज्य क्षेत्र के लिए भी या छोटे से क्षेत्र के लिए भी कानून बनाने की असीमित शक्ति दी गई है। ठीक उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल को पूरे राज्य, किसी खास जगह या किसी छोटे से जगह के लिए भी कानून बनाने की असीम शक्ति दी गई है। अर्थात संसद पूरे भारत, किसी खास क्षेत्र या किसी खास छोटे क्षेत्र के लिए कानून बनाने को स्वतंत्र है, उस पर कोई बाध्यता नहीं है। यदि वो कानून विशिष्ट नियमों और कानूनों के अधीन बनाए गए हैं तो, अर्थात संसद मनमर्जी से कोई कानून नहीं बना सकती है। कानून बनाने की भी एक नियम होगी और नियम के तहत ही कानून बनेगी, और उसके अधीन यदि कानून बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के लिए, खास क्षेत्र के लिए या छोटे क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। ये 245 कहता है। लेकिन इसमें कुछ क्या कह सकते हैं, कुछ छोटे छोटे प्रावधान भी हैं, कुछ बाध्यताएं लगाई गई। क्या बाध्यताएं हैं उसको देख लीजिए। कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे संसदीय विधान या राज्य विधान को लागू करने से राष्ट्रपति या राज्यपाल रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति या राज्यपाल रोक सकते हैं। किस किस जगहों पे समझ लीजिए, परीक्षाओं में पूछे तो गड़बड़ा मत जाइए। देखिए, राष्ट्रपति जो है 5 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 5 कौन कौन, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप तथा लद्दाख हेतु अलग कानून बना सकते हैं या संसद के कानून को प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, बोलिए कि ये क्या है, संसद के कानून को काहे प्रभावित करेंगे। तो ये कानून, ये उनको खास अधिकार दिया गया है कि यहाँ पे जो जनजातियाँ रहते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो जनसमूह रहते हैं, वो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति चाहे तो
कोई बाध्यता नहीं है कि वैसा ही करेंगे। चाहे तो संसदीय कानून को प्रभावित कर सकते हैं, रोक सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, या इस इनके खास क्षेत्रों में लागू करने से निरसित कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर दे सकते हैं। और फिर उसी कानून के एवज में कुछ नया कानून अपनी ओर से वो लगा सकते हैं। कौन कौन है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव तथा लद्दाख, इनके लिए। इसके अलावा असम के स्वायत्त जिलों में अथवा सूचीबद्ध इलाकों के जिलों में राज्यपाल, कौन? राज्यपाल। साथ ही मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि के स्वायत्त जिलों में राष्ट्रपति, अर्थात असम के स्वायत्त जिलों में राज्यपाल, और मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो मैंने लिख रखा है देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि के जो स्वायत्त जिले हैं वहाँ पे राष्ट्रपति इसी कानून को, अर्थात राज्य के कानून को या संसद के कानून को लागू होने से प्रतिबंधित कर सकते हैं, निरसित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। याद रखिए, इसमें असम के स्वायत्त जिले भी हैं जहाँ राज्यपाल ऐसा करेंगे। अब कहिए कि भाई ऐसा क्यों है? तो ऐसा मैंने शुरू में ही बताया कि यहाँ पे कुछ खास जनजातियाँ रहती हैं जिनकी अपनी एक अलग विशिष्टता होती है, और संसदीय कानून हो सकता है कि उनकी इस विशिष्टता को प्रभावित करे। तो ये राष्ट्रपति को या राज्यपाल को एक विशेष अधिकार दिया गया है कि वो इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं, ताकि जो जनसमूह है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उनकी विशिष्टता बनी रहे। बस समझ रहे हैं? अब फिर से इसको समझ लीजिए कि अनुच्छेद 245 ये साफ साफ उद्घोषित करता है कि संसद पूरे देश के लिए, खास क्षेत्र के लिए या छोटे क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा विधानमंडल पूरे राज्य के लिए, छोटे क्षेत्र के लिए या किसी खास क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। और इनके द्वारा बनाए गए कानून जो होंगे वो लागू होंगे। लेकिन 5 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति, असम के स्वायत्त जिलों में राज्यपाल, सूचीबद्ध क्षेत्रों में राज्यपाल, और त्रिपुरा, मिजोरम तथा मेघालय के स्वायत्त जिलों में राष्ट्रपति संसदीय अथवा राज्य विधानमंडल को लागू होने से रोक सकते हैं, अर्थात उसको प्रभावित कर सकते हैं। उसके जगह पर वो अपना कोई कानून लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। ये है अनुच्छेद 245। अब देखते हैं आगे। हाँ, तो अब देखते हैं आगे। अगला है अनुच्छेद 246। हमने 245 पढ़ा, अब देखते हैं 246। 246 जो है वो सूचियों के बारे में है। आपने पढ़ा होगा केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो सूचियां हैं 246 में वर्णित है। कहता है कि संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु, अर्थात संसद किन किन वस्तुओं पर, माने किस तरह के चीज़ों पर कानून बनाएंगे, और राज्य विधानमंडल किन तरह की चीज़ों पर कानून बनाएंगे। तो जब संविधान बना था तो इसको भी एक बंटवारा कर दिया गया था, जिसको आज 7वीं अनुसूची में रखा गया, और मुख्यतः 3 सूचियाँ थी। पहला केंद्र सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। लेकिन यदि क्रमबद्धता देखा जाए तो पहले केंद्र सूची होगी, फिर समवर्ती सूची होगी और फिर राज्य सूची होगी। केंद्र सूची में वैसे विषय वस्तुओं को रखा गया जो केंद्र के लिए जरूरी थी, यानी कि पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी थी। समवर्ती सूची में ऐसे सूचियों को, विषय वस्तुओं को रखा गया जिनमें एक रूपता जरूरी थी, अर्थात उस पर केंद्र कानून बनाया न बनाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात राज्य कानून बनाए लेकिन उसमें एक रूपता होनी चाहिए। राज्य सूची में ऐसे विषयों को रखा गया जो क्षेत्रीयता को लिए हुए थे, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष के लिए जरूरी थी, तो उन चीज़ों को राज्य सूची में रख दिया गया। तो देखिए संघ सूची, इसको याद रखिएगा 7वीं अनुसूची था। कौन सा अनुसूची है? 7वीं। यही परीक्षा में पूछ देगा कि जो 3 सूचियां हैं वो किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। तो संघ सूची में इनमें पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। कहीं कहीं कुछ डिफर भी मिलेगा, लेकिन मैं वर्तमान आपको बतला रहा हूँ। 97 थे, अब 100 हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, अब 61 है। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। एक चीज इसमें गौर देखिएगा कि राज्य सूची से विषय घट गए, केंद्र सूची में बढ़ गए, समवर्ती सूची में बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो कानून बनाने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे राज्यों की प्रभावित हो रही है। अब एक चीज इसमें और थोड़ा सा मैं आपको जोड़ दे रहा हूँ। जब देश बना और केंद्र राज्य संबंध हमारे यहाँ विकसित होना शुरू हुए, तो राज्यों को लगता था कि उन्हें बहुत ही कम अधिकार दिए गए, तो उन्होंने बहुत जोर शोर से हल्ला उड़ाया कि भाई हमें खूब अधिकार चाहिए, वो चाहिए।
लेकिन जब से केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को और तेज किया और भारत में पंचायती राज सिस्टम को लागू कर दिया गया, तो वही स्थिति, मतलब जो पहले केंद्र के पास राज्य चिल्लाने जाते थे कि हमें अमुक अमुक चीज़ नहीं मिला, अब स्थिति यह है कि वो क्या कह सकते हैं, पंचायती राज की संस्थाएं और नगर पंचायत की जो संस्थाएं हैं राज्य के पास चिल्लाते हैं कि भाई हमें भी कुछ अधिकार दीजिए, हमें भी ये काम करने दीजिए। तो कुल मिलाकर राजनीति ये हुई कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया केंद्र से राज्य की ओर चली थी, वो राज्य से अब नगर निगम और नगर पंचायत के द्वारा लोगों के घर द्वार तक पहुंच चुके हैं। और शक्तियों का बंटवारा इस तरह से कर दिया गया है कि जिसमें उत्तम लोकतांत्रिकरण लागू हो। अब एक चीज़ को ध्यान समझिएगा कि जो डेमोक्रेटिक अर्थात जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो पावर को शेयरिंग करती हैं, सत्ता को बांटती हैं। जो तानाशाही प्रवृत्ति की जो सरकारें होती हैं या जहाँ पे तानाशाही प्रवृत्ति के लोग सरकारों में आते हैं या जब सरकारें तानाशाही वाली प्रवृत्ति से प्रभावित हो जाती हैं तो सत्ता को केंद्रित करती हैं, एक जगह लाती हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ जितने भी किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों या किसी अन्य पार्टी के जो भी सत्ताधारी लोग हुए हैं, इन्होंने अभी तक यही अपनाया है कि हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण अर्थात सत्ता जो है आम आदमी के द्वार तक पहुंचे, ताकि लोकतांत्रिकरण की जो प्रक्रिया हमारे देश में प्रारंभ हुई थी उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये सब सूचियाँ बनाई गई थी प्रारंभ समय में। हालांकि अभी में राज्य सूची से कुछ विषय घट गए हैं, ठीक है, वो हमने आपको एडिशनल बात बता दी। अब इसमें देखिए कि संघ सूची में 97, अभी 100 हैं। राज्य सूची में 66 थे, अभी 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, अभी 52 है, अर्थात इनका 5 घट गया, ठीक है। ये 5 इधर भी बढ़ गया, इधर से भी घसका करके उधर चला दिया। एक चीज याद रखिएगा कि जो भी चीजों का वर्णन इन सूचियों में नहीं है, बात समझ रहे हैं, जो भी चीजों का जिस विषय वस्तु का वर्णन इस सूची में नहीं है उस पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ऐसा नहीं है कि भाई राज्य विधानमंडल उठेंगे उस पर कानून बना देंगे, नहीं, जो विषय वस्तु आपको दिए गए हैं आप उसी पर कानून बना सकते हैं। अब इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब देश बना था, जब संविधान बने थे, तो कुछ समय कुछ चीज़ें नहीं थी, जैसे अंतरिक्ष विभाग नहीं होगा, ठीक है ना, इंटरनेट वाला विभाग नहीं होगा, तो अब उस पर कानून कौन बनाएगा? स्पष्ट सी बात है कि केंद्र सरकार बनाएगी। हो सकता है आज मैं पढ़ा रहा हूँ, आज आप पढ़ रहे हैं, 10-20-50 साल के बाद कुछ और ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो आज नहीं है, तो उस पर फिर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी। अब देखिए कि जब कानून बनेगा केंद्रीय वाले कानून पर, समवर्ती वाले पर, तो राज्य वाले पर, तो उसमें कुछ स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। केंद्र वाले पर तो कोई प्रतिबंध है नहीं, लेकिन यदि समवर्ती सूची पर कोई कानून बनता है और उसी पर केंद्र भी बनाती है और विधानमंडल भी बनाती है, तो फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या स्थिति है। तो यदि एक ही विषय वस्तु पर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्रीय कानून वैलिड होगा और राज्य कानून इनवैलिड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? राज्य सूची पर भी यदि केंद्रीय कानून और राज्य के कानून बनते हैं तो उसमें भी केंद्रीय कानून लागू होंगे, राज्य कानून जो है स्थगित हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, इनवैलिड नहीं होगा लेकिन वो स्थगित हो जाएंगे। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि जब भी किसी अन्य विषय पर अर्थात केंद्रीय विषय वस्तु के अलावे समवर्ती सूची या राज्य सूची पर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है और उस पर राज्य को आक्षेप होता है, तो कोर्ट ये देखेगा कि इस कानून का मूल सार तत्व क्या है, अर्थात संसद जो कानून बना रही है और राज्य विधानमंडल जो कानून बना रही है उनके मूल सार तत्व में अंतर यदि होता है और लगता है कि केंद्रीय कानून ही ज़्यादा प्रभावशाली है, तो फिर वही कानून प्रभावी रहेगी। अर्थात वहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसके अंदर में था, वहाँ पे देखा जाएगा कि मूल सार क्या है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब देखिए 246 कहता है कि केंद्र सरकार जीएसटी के संबंध में कानून बनाएगी, अर्थात एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि 246A के तहत केंद्र सरकार जीएसटी, केंद्रीय जीएसटी के बारे में केंद्र सरकार और स्टेट जीएसटी के बारे में राज्य सरकार कानून बनाएगी। 247 कहता है कि संसद कुछ अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। देखिए संसद को यदि लगता है कि उत्तम शासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालय बनाया जाना चाहिए तो संसद कानून उस पर अतिरिक्त न्यायालय बना सकती है। यह अनुच्छेद 247 में वर्णित है।
अब देखिए 248 कहता है कि अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दी गई है। अब ये जो अवशिष्ट शक्ति वाली शक्ति है यही उसको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाता है। बात समझ रहे हैं? अर्थात जो भी इन सब चीजों में वर्णन नहीं है उस सब के बारे में केंद्र कानून बनाएगी। और साथ ही यदि कोई ऐसी व्यवस्था केंद्र को ऐसी चीज लगती है कि राज्य सूची के ही एक ऐसा चीज है जहां पे कानून बनाने की उसकी जरूरत है संसद को, तो फिर वो इस पर हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पावर का झुकाव है वो केंद्र की ओर ज्यादा है। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? केंद्र को दी गई है। और ये 248 देखिए आपसे यही पूछेगा कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति केंद्र को दर्शाई गई है या किस केंद्र की ओर झुकती है, तो 248 में। अब देखते हैं अनुच्छेद 249। अब देखते हैं अनुच्छेद 249। देखिए मैं पहले ही फिर से बता देता हूं कि मैं इन अनुच्छेदों को बहुत जगहों से उठा कर सरल शब्दों में लिखा हूं ताकि थोड़ा थोड़ा जानकारी रहे और परीक्षाओं में आपके पास एक कंसेप्ट क्लियर रहे। और साथ ही कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है विधान से संबंधित किताब या संसदीय किताबों को। देखिए जब आप किसी भी संसदीय किताब को पढ़ेंगे, मान के चलिए कि लक्ष्मीकांत सर का पढ़ेंगे, डी बसु साहब का पढ़ेंगे या सुभाष कश्यप साहब का पढ़ेंगे, तो ये तीनों एक अलग अलग चीज़ से आपको मिलेगी। ओवरऑल कंसेप्ट एक ही रहेगा लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ें मिलेगी। उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। तो क्या पढ़ें? अब हम लोग को पढ़ेंगे नहीं, मैं तो शुरू से ही कहते आ रहा हूँ, हम अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि नहीं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें। एनसीईआरटी की जब किताब पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि संविधान क्या है, किसके लिए बनाया गया है, किन्होंने बनाया और किस उद्देश्य से बनाया। ठीक है, तो जब आपको ये ओवरऑल चीज़ें समझ में आएंगी तो ये छोटे छोटे जब अनुच्छेद याद रखेंगे पूरा चीज़ बन जाएगा। पीटी भी लिख लेंगे, मेंस भी लिख लेंगे। ठीक है, वहाँ तीर नहीं मारना है, पास होने पर पढ़नी है। हालांकि पास होने का मार्क्स क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन आपको एक इतनी समझ जरूर मिल जाएगी कि आप एक अच्छे नंबर से परीक्षाओं को क्रैक कर सकते हैं। याद रखिए एनसीईआरटी किताब, हालांकि मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि किस किताब को पढ़ेंगे किसके नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा समय जाया हो जाती है। खैर समय है तो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से, यानी कि मत देने वाले और वोट रहने वाले सब मिला जुला करके जो विशेष बहुमत होता है उसमें विशेष बहुमत से 2/3 होता है, विशेष बहुमत से कोई कानून पास करता है या उसको लगता है कि कोई एक विषय पर, अमुक विषय पर, राज्य सूची के विषय पर या किसी भी विषय पर संसद को देश हित में विधान बनाना आवश्यक है, तो फिर उस पर संसद कानून बना सकता है। याद रखिए मामला कहाँ चलेगा? राज्यसभा। तो कहता है कि राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 249 संसद को ये अधिकार देते हैं। देखिए जब आपको मेंस परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि किन किन अनुच्छेदों के द्वारा यह दर्शाया जाता है या किन किन अनुच्छेदों से आप ये समझा सकते हैं कि राज्य के विधान पर केंद्र का नियंत्रण रखा गया, तो उसमें यह विधान आता है। ठीक है, कौन? तो 249, 250 ये सब उसी में आता है। ठीक है ना, और भी है बताते चलूंगा मैं। तो 249 कहता है कि राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। उसमें कुछ एक दो शर्त है, मैंने जो पॉइंट आउट करके रख रखा है कि राज्यसभा विशेष बहुमत से पारित करे, और जब पारित होगा कानून बनेगा तो 1 साल के लिए रहेगा। संकल्प जब पारित होगा तो 1 साल के लिए रहेगा। कितने दिनों के लिए? 1 साल के लिए। इसके अलावा यह जो कानून है, मतलब यह जो कानून है 249, यह राज्य को कानून बनाने से रोकती नहीं है। माने ये नहीं है कि भाई हम इस कानून पर या इस विषय वस्तु पर कानून बना रहे हैं तो राज्य नहीं बना सकते। राज्य भी बना सकते हैं, केंद्र भी बनाएगा, लेकिन केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। बात समझ रहे हैं? अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्र हित में संसद किसी भी विषय वस्तु पर कानून बना सकती है, भले ही वो राज्य सूची का मामला हो। यदि है तो और राज्यसभा उस पर विशेष बहुमत से एक संकल्प पारित करेगा और कानून बना दिया जाएगा। और ये कानून संसद को, विधानमंडल को कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन केंद्रीय कानून प्रभावी होंगे।
अगला कहता है कि 250 कहता है कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है जो 6 माह तक प्रभावी रहेगा। ऐसे तो मैंने आपात वाले में बताया है कि जो भी केंद्रीय कानून बनता है वो 6 महीने तक प्रभावी रहेगा, यदि राज्य सूची के विषय पर बनता है तो वही मैंने लिख रखा है। और संसद को अधिकार दिया गया है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर सरकार कानून बनाएगी। और याद रखिएगा कि ये जो दोनों अनुच्छेद 249 और 250 विधानमंडल को कानून बनाने से नहीं रोकते हैं, उनके कानून को बनाने की जो ताकत है उसको प्रभावित नहीं करते हैं, बस निलंबित कर देते हैं। वो देखिए लिख रखा है यहाँ 251 कहता है कि अनुच्छेद 249 तथा 250 की कोई बात विधानमंडल को विधि बनाने से प्रभावित नहीं करेगी, बस संसद का कानून प्रभावी होगा। देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, हमने जहाँ से उठाया वहाँ से इसको सरल भाषा में सिर्फ लिख दिया आपके समझने के लिए। मान के चलिए, देखिए 249 राष्ट्र हित में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। 250 कहता है कि आपातकाल के दौरान संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन जो 249 के तहत जो बनेगा वो 1 साल तक प्रभावी रहेगा, 250 में जो बनेगा वो 6 माह तक प्रभावी रहेगा, आपातकाल की समाप्ति के बाद तक। 51 कहता है कि 249 और 250 की कोई भी बात राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से नहीं रोकेगा, लेकिन यदि एक ही विषय वस्तु पर दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्रीय कानून प्रभावी रहेगा। 252 कहता है कि 2 या उससे अधिक राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। अर्थात 252 जो है वो राज्यों को अधिकार दिए हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को लगता कि हम संसद को अधिकृत करें कि भाई अमुक विषय पर आप कानून बनाइए, तो संसद फिर उस पर कानून बनाएगी, लेकिन इसमें कुछ शर्त। पहला कि वो राज्य विधानमंडल से पारित होकर के संसद के पास जाना चाहिए। जहां 2 सदनी विधानमंडल है, कहाँ है आप कमेंट में लिखिएगा, जहां 2 सदनी मतलब विधान परिषद भी है, वहां से दोनों जगहों से पास होकर संसद के पास जाना चाहिए। और अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इन दोनों में ये पढ़ा था कि राज्य विधानमंडल को कानून बनाने से प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यदि दो या अधिक राज्य लिख के संसद को देते हैं कि आप एक किसी खास विषय पर जो राज्य सूची में ही है किसी खास विषय पर कानून बनाइए, तो उसके बाद फिर उस विषय पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बनाएंगे, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तो आपने लिख के दे दिया कि आप ही बनाइए, और जब एक कानून बनेगा तो फिर वो राज्य पर लागू होगा, और उसमें और भी यदि राज्य जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं, रोक नहीं है। लेकिन वही है कि विधानमंडल से पास करके उनको संसद के पास भेजना पड़ेगा। तो 252 ये कहता है कि 2 या 2 से अधिक विधानमंडलों के अनुरोध पर, राज्य के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है, और एक बार जब अनुरोध करके विधानमंडल भेज देंगे तो उनको उस विषय पर जिसके लिए उन्होंने अनुरोध किया है कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अब देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं आगे क्या है, अनुच्छेद 253, 54 और 55। देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 253 है। 253 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता, सम्मेलन या संधि में भारत सरकार अब कुछ कायदे कानून मानती है, प्रस्ताव को स्वीकार करती है, तो उस प्रस्ताव को, सम्मेलन, संधि या समझौता जो भी हुआ हो, उस प्रस्ताव को लागू करने के लिए किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है या पूरे देश के लिए कानून बना सकती है। ये बात भी जो है वो राज्यों के कानून बनाने की शक्ति को प्रभावित कर देता है। बात समझ रहे हैं? अब मान के चलिए कि भारत सरकार ने बांग्लादेश से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से कुछ समझौता किया है, जहां उसको कुछ चीज़ें आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, तो पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु या गुजरात और राजस्थान के इलाके नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा कानून क्यों बना रहे। वो ऐसा कानून बना सकती है, ये अधिकार अनुच्छेद 253 में दिए गए हैं। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि केंद्र मजबूत हो। पता लगे कि भाई केंद्र सरकार जब किसी देश के साथ समझौता करने के लिए, लेन देन करने के लिए या अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने के लिए बैठी है, तो कोई राज्य जैसे कि नीचे से हल्ला किया और डर से केंद्र सरकार समझौता करने से पीछे हट गया, इसमें क्या होगा कि राष्ट्र का जो हित है वो प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसा कोई समस्या केंद्र सरकार, चूंकि हमारे यहाँ तो पहले ही बोला कि ताकतवर केंद्र सरकार की गुजारिश की गई थी, तो इसके लिए क्या किया गया कि पहले ही एक अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को ये मजबूत हाथ प्रदान कर दिया गया है कि वो ऐसा कर सकती है और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता।
तो देखिए परीक्षाओं में यही पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते, करार या संधि सम्मेलन को लागू करने के लिए संसद जो है कानून बना सकती है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 253 में। 254 कहता है कि समवर्ती सूची के विषय वस्तु में भिन्नता होने पर, अर्थात समवर्ती सूची जो बीच का सूची था जिस पर राज्य और केंद्र कानून दोनों बना सकते हैं, तो उसमें भिन्नता होने पर केंद्रीय कानून ही प्रभावी होगी। हमने पहले भी बोला था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मूल सार क्या है, कोर्ट ये देखेगी। यदि कोई विषय वस्तु भले ही हो राज्य सूची का, तो जब राज्य सूची पर मूल सार देखा जाएगा तो समवर्ती सूची है, यहाँ तो कानून बना सकते हैं। और जब कानून दोनों बनाएंगे अर्थात विधानमंडल और संसद बनाएंगे तो संसदीय कानून प्रभावी होगी, और ये स्पष्ट 254 में लिखा है। 255 कहता है कि कोई भी कानून बनाते समय किसी जो खास छोटे मोटे जो साधारण बातें होती है उसको सिर्फ एक प्रक्रियात्मक रूप लिया जाएगा, उसको प्रतिबंधित रूप नहीं लिया जाएगा कि अरे भाई आवश्यक क्यों नहीं किए, नहीं। साफ साफ लिख दिया गया है कि सिफारिशों तथा पूर्व प्रतिबंधों के रूप में आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के रूप में माना जाना चाहिए, न कि उसको प्रतिबंध के रूप में। यह था हमारा केंद्र राज्य विधायी संबंध। अगले वीडियो में हम मिलेंगे केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध और फिर केंद्र राज्य वित्त संबंध। हमको इसको अलग अलग बांट रखा है ताकि समझने में आपको सहूलियत हो और वीडियो बहुत भी लंबा ना हो। फिर से मैं आप लोग से आग्रह करूंगा कि जब भी आप पढ़ें, परीक्षा जब देने जाएं, तो NCERT के बुक्स को जरूर ध्यान रखें। इससे आपका PT और मेंस दोनों क्लियर रहेगा। इसके बाद यदि आपको समय बचता है तो बहुत सारे पुस्तकें बाजार में रहती हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। और यात्रा वगैरह में और कहीं ऐसे जगह पे जहाँ आप किताब नहीं पढ़ सकते, हम लोग जैसे को वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।